Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजुना ठाकुर और आज हम करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है क्लास 11th की उसका हम 8th चैप्टर करेंगे आज। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की जो 11th क्लास की बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। तो उसका 8th चैप्टर हम आज करने वाले हैं। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है फिजिकल फिटनेस क्या होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। तो ये सारे कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के। तो ये हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक वन बाय वन एक्सप्लेन करके मैं आपको सारा अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले देखिए फिजिकल फिटनेस क्या होती है या इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस की बात हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमने फिजिकल एजुकेशन की जब करी या उसका एम्स ऑब्जेक्टिव के बारे में जब भी हम पढ़ रहे थे तो उसमें फिजिकल फिटनेस की ही बात आ रही थी। तो उसमें और भी चीजें थी कि फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे आयाम होते हैं या हेल्थ के बहुत सारे आयाम होते हैं जिसमें कि सभी एस्पेक्ट को देखा जाता है, फिजिकल भी, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल सभी तरह के एस्पेक्ट को उसमें देखा जाता है और तभी एक इंसान को हेल्दी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फिजिकल फिटनेस को ही हेल्थ की एक स्टेट माना गया है, हेल्थ एंड वेलबींग की एक स्टेट माना गया है। तो इसलिए बोला है फिजिकल फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो कोई पर्सन अगर फिजिकली फिट है, उसकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना जो डेली रूटीन का काम है वो अच्छे से कर सकता है बिना थके हुए या बिना किसी तकलीफ के। वो अपना डेली रूटीन का काम हो या कोई जॉब है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसको अगर अपना अच्छे तरीके से कर पा रहा है, वो अपना बेटर परफॉर्मेंस अपनी पूरी कैपेसिटी से वो दे पा रहा है तो उसको हम फिजिकली फिट बोलेंगे। तो फिजिकल फिटनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसको हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटियाँ जैसे भी रहती है सारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ले लीजिए जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है या घर के ही कोई भी काम अगर कर लिया अपनी बॉडी को कहीं न कहीं इन्वॉल्व अगर रख रहे हैं हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती रहेगी अगर हम सारी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। तो जैसे हमारा बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी रहता है सारा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, बॉडी हमारी मूवमेंट में रहती है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर हमारा नर्वस सिस्टम है या बॉडी के जितने भी सिस्टम रहते हैं वो सारे अच्छे से काम करने लग जाएंगे। तो और बैलेंस डाइट भी इसके लिए चाहिए, फिजिकली फिट होने के लिए बैलेंस डाइट भी होने चाहिए यानी उसमें सभी तरह का पौष्टिक आहार होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, विटामिन्स भी मिलने चाहिए तो और मिनरल्स भी होने चाहिए और वाटर भी प्रॉपर जो है वो लेना चाहिए। तो हाइड्रेशन भी ज़रूरी होती है। तो पूरा बैलेंस डाइट का होना भी ज़रूरी है, तभी फिजिकल फिटनेस को अचीव किया जा सकता है। और जो है प्रॉपर रिकवरी तो रेस्ट का टाइम भी बॉडी को मिलना चाहिए कि हमें इतने घंटे आराम करना है, दिन को इतने घंटे आराम करना है या रात के समय इतने टाइम का नींद जो है ज़रूरी होता है। तो अपने अपने हिसाब से जितना बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट की वो भी बॉडी को मिलना ज़रूरी होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक फिजिकल फिटनेस को अचीव कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की फिजिकल फिटनेस हमें चाहिए, उसी लेवल की हमें फिजिकल एक्टिविटी है या बैलेंस डाइट है या आराम है वो करना ज़रूरी होता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसकी फिजिकल फिटनेस का लेवल कुछ अलग ही रहता है या फिर कोई पुलिस में है, आर्मी में होता है तो उनका फिटनेस का लेवल अलग होता है। उनकी जो एक्टिविटी होती है जो एक्सरसाइज होती है, जो रूटीन उनका होता है, जो भी एक्टिविटी वो अपनी फिटनेस के लिए वो करते हैं, उनका भी अलग लेवल होता है। वो कुछ ज़्यादा दूसरे पर्सन से ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। उनका डाइट भी वैसा होता है।
तो इस तरीके से जिस भी लेवल का आपको फिटनेस चाहिए, उस हिसाब से आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप मॉडरेट लेवल का, माइल्ड हो, मॉडरेट हो या फिर इंटेंस, आपको जिस भी लेवल का आपको फिटनेस चाहिए, उस लेवल के हिसाब से आप अपना डाइट है, एक्टिविटी है या रिकवरी टाइम है, वो दे सकते हैं बॉडी को। तो उसके अलावा देखिए, फिजिकल फिटनेस के जो एक्टिविटी है उसको हम रेगुलर बेस पर भी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि जैसे कोई आम आदमी भी अपना फिटनेस को बढ़ाने के लिए डेली वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है, साइकिलिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी कई लोग करते हैं। तो इस तरह से अपनी फिटनेस को बनाने के लिए आप एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। आप रेगुलर वॉकिंग की मॉर्निंग में हैबिट बना सकते हैं या फिर इवनिंग में हैबिट बना सकते हैं, जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो कोई भी पर्सन अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकता है, बना सकता है, ये सारी एक्टिविटी कर सकता है। इसके अलावा अगर फिजिकल फिट अगर कोई इंसान होता है तो उसमें बीमारियां होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, यानी उसमें हार्ट डिजीज होने के रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, डायबिटीज जैसी रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें जो है वो कम हो जाती है उनके अंदर। तो ये सारे जो रिस्क रहते हैं, हेल्थ रिस्क रहते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज से वो बच सकते हैं अगर कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है अपनी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होता है वेल बीइंग से और होलसम डेवलपमेंट से। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से ये संबंधित होता है। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है अगर वो फिजिकली फिट होता है। अगर कोई पर्सन फिजिकल फिट होता है तो वो मेंटली भी, इमोशनली है, सोशली है, सब तरीके से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले फिजिकली ही फिट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो इसके बाद कुछ कंपोनेंट हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस के, क्या कंपोनेंट होते हैं। तो 5 कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के, ठीक है। एक है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी पर्सन का मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसा है, मसल में कितनी ताकत है, तो ये भी एक कंपोनेंट है। इंडोरेंस है, सहनशीलता कितनी है काम करने की, कितनी देर तक बिना थके हुए कोई व्यक्ति काम कर सकता है, या फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है बॉडी में, ठीक है, लचीलापन। फिर बॉडी कंपोजिशन कैसा है, और कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। तो इन पांचों की बात हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी मांसपेशियों की ताकत। तो मांसपेशियों की ताकत हमारी एक ऐसी एबिलिटी होती है, हमारी मांसपेशियों की, हमारी मसल की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से हम कोई भी चीज को उठा सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। किसी भी भारी चीज को हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, धक्का दे सकते। कोई भी काम अगर हम करते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके या अपनी बॉडी का यूज करके, हमारे मसल का यूज करके, तो ये मसल की ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, पुश कर पाते हैं, पुल कर पाते हैं, लिफ्ट कर पाते हैं कोई भी हैवी चीज को। तो वो हमारी क्या है, मसल की शक्ति हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। तो कई बार आपने सुना भी होगा कि कोई वेट लिफ्टर होता है कि कितना भारी वेट वो उठा लेता है, तो हम बोलते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा ताकत है। या रेसलिंग अगर आप देखते हैं तो रेसलिंग के अंदर भी देखिए उनकी जो मस्कुलर पावर है वो कितनी ज्यादा होती है, वो पूरे पर्सन को उठाकर पटक देते हैं। तो वो किसी पर्सन की मस्कुलर पावर होती है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी कि मांसपेशियों में कितनी हमारी ताकत है किसी चीज को करने के लिए। हाँ, तो सिंपल है बिल्कुल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो लेकिन इसमें एक बात है देखिए कि यहाँ पर 2 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। अब कोई भी चीज अगर हम खींच रहे हैं या उठा रहे हैं तो उसमें हम किसी न किसी चीज के अगेंस्ट काम करती है हमारी मसल, किसी चीज के अगेंस्ट काम करती है, वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये 2 तरह का होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, जहां पर हम अपनी ही बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ रेजिस्टेंस। जैसे कोई हम पुशअप कर रहे हैं तो पुशअप के टाइम पर क्या होगा कि हमारा बॉडी का ही वेट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या है कि बाहर से अगर कोई वेट का यूज कर रहे हैं, जैसे कोई
गेम के अंदर कोई ओपोनेंट है उसको पुश कर रहे हैं या उसको कोई धक्का देना हो, तो यहाँ पर जो ओपोनेंट है उसका वेट यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, या कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो वेट जो अलग से वेट उठा रहा है तो वो अलग आउटसाइड द बॉडी जो वेट होता है वो उस किस में आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अपनी ही बॉडी का वेट का यूज करके। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, आउटसाइड जो बॉडी के बाहर अगर कोई दूसरा वेट अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाएगी। फिर कभी कभी क्या होता है कि कई बार हम रेजिस्टेंस को बीट कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कई बार हम उसको अचीव कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। अब जैसा एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि अगर कोई रेसलिंग कर रहा है या उसमें ओपोनेंट को आप अपने हाथों से पीछे की तरफ को धकेल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि ओपोनेंट जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, वो आपको पीछे धकेल दे, और कई बार हो सकता है कि आप उसको धकेल दें। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि मसल यहाँ पर अपना पूरा फोर्स यहाँ पर क्या करती है, लगाती है। यही हमारी मसल की स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। कोई कितना यहाँ पर जोर लगा रहा है किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो वो क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी हो गई। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ के कितने टाइप होते हैं, कितनी तरह की होती है, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी 3 तरह की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो ये 3 तरह की होती है। फिर सबसे पहले है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में क्या होता है, ये मांसपेशियों की वो क्षमता होती है, हमारी मसल की वो कैपेसिटी होती है जिसमें वो एक ही बारी में, एक ही प्रयास में ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने या फिर धक्का देने के लिए उसकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। मसल की एक कैपेसिटी होती है कि वो एक ही बारी में ज्यादा से ज्यादा 100% यहाँ पर एफर्ट लगाती है किसी चीज को उठाने में या फिर धक्का देने के लिए, जिसकी वजह से जो कोई भी इंसान जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यहाँ पर काम कर सकता है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलेंगे उस पर्सन की। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे वेट लिफ्टर होता है वो एक ही बारी में वेट को ऊपर उठा लेता है, ठीक है। एक ही बारी में बहुत भारी वजन को ऊपर वो उठा लेता है, या फिर किसी अगर भारी वस्तु को कोई धक्का देना हो या खींचना, तो यहाँ पर भी मसल की क्या लगती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगती है। एक ही बारी में पूरी शक्ति जब मसल अपनी लगा लेती है, 100% एफर्ट लगा लेती है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक बारी में सबसे ज्यादा यहाँ पर फोर्स लगाना, ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ। या दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे थ्रो इवेंट के अंदर जेवलिन थ्रो होता है या डिस्कस थ्रो है, तो वहां पर भी खिलाड़ी क्या करता है, पहले अपना पूरा बॉडी पोजीशन बना के, आर्क बना के जेवलिन थ्रो के अंदर फिर पूरा अपना फोर्स के साथ एक बार में ज्यादा से ज्यादा दूर जेवलिन को फेंकने का या डिस्कस को फेंकने का प्रयास करता है। तो अपनी पूरी क्षमता से एथलीट जो है वो उसको जेवलिन को आगे की तरफ को थ्रो करता है। तो यहाँ पर भी जो मसल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यूज होती है। बाकी जो भी थ्रोइंग इवेंट है वहां पर भी ऐसा ही होता है। फिर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या इलास्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही साथ में काम करते हैं। तो ये हमारी ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही काम करते हैं। जब मसल या मसल का कोई ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करेगा, जो फोर्स लगाएगा 70 to 80% एफर्ट यहाँ पर लगाते हैं, उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा अगर कोई अचानक से या कोई अचानक और तेज फोर्स अगर लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं सिंपली कि जहां पर अचानक और तेज जो है फोर्स लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे जंपिंग इवेंट हो गए, स्प्रिंटिंग है, स्प्रिंट यानी 100 मीटर की रेस हो गई, इसमें जब स्टार्ट लेते हैं तो
यहाँ पर बहुत तेज और स्पीड के साथ, ठीक है, पूरा स्ट्रेंथ के साथ और स्पीड के साथ स्टार्ट लेना जरूरी होता है। तो 100 मीटर की स्प्रिंट हो गई, या स्प्रिंट इवेंट जो एथलेटिक के अंदर होते हैं, बॉक्सिंग है या जंपिंग इवेंट के अंदर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, यहाँ पर तेजी से उछलना होता है, ठीक है, बिल्कुल अपना पूरा स्ट्रेंथ के साथ जमीन से ऊपर। हाई जंप है, जैसे कि जमीन से ऊपर जब उठना है तो वहां स्ट्रेंथ भी लगेगी और स्पीड भी लगेगी। तो स्पीड में दौड़ते हुए खिलाड़ी आता है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो आगे जंप कर जाता है। तो जैसे जंपिंग इवेंट अच्छा एग्जाम्पल हो गया इसका। शॉर्ट पुट हो गया। और इस तरीके से जैसे मैंने बोला 100 मीटर की स्प्रिंट में जब स्टार्ट लेते हैं तो उस समय पे भी बहुत तेजी से दौड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगेगी। यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ भी लगेगी और स्पीड भी लगेगी, दोनों साथ में जब आते हैं तो यहाँ पर उसको बोलेंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस क्या हो गया, व्हेन आर मसल और मसल ग्रुप एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस विद 50% to 60% effort to try overcome the resistance for longer duration, in spite of having fatigue, then it is called the individual is having strength endurance। तो जब मसल किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट 50 to 60% एफर्ट लगाती है, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर मसल को काम करना होता है बिना थके हुए। तो अगर कोई पर्सन बिना थके हुए लंबे समय तक काम कर सकता है या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसको उसमें हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन का जो स्ट्रेंथ इंडोरेंस है वो अच्छा होता है। जैसे क्रॉस कंट्री है, ठीक है, हिल रनिंग करते हुए, जैसे कोई क्रॉस कंट्री रेस कर रहा है या साइकिलिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये हमारी मांसपेशियों की वो क्षमता होती है जहां पर कई बार ताकत लगानी होती है और जो भी थकान होती है उसको सहन करना पड़ता है, और एक लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता इसमें मसल में होती है। तो इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई पुशअप है या पुलअप्स होते हैं या फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे गेमों में पूरे मैच में अपनी पूरी ताकत को बनाए रखना होता है, तो यहाँ पर भी इंडोरेंस या स्ट्रेंथ इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। या बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग के अंदर भी स्ट्रेंथ इंडोरेंस होती है। तो इसके अलावा जो ये रेसेस मैंने अभी बताई, क्रॉस कंट्री है, साइकिलिंग, स्विमिंग है, तो इनके अंदर भी स्ट्रेंथ इंडोरेंस की जरूरत होती है। तो ये 3 टाइप के होती हैं। और आगे हम करेंगे कौन से फैक्टर होते हैं जो मस्कुलर स्ट्रेंथ को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को यहाँ पर प्रभावित करने वाले फैक्टर में एक तो आता है न्यूरल कंट्रोल। अब न्यूरल कंट्रोल में 3 चीजें हम देखेंगे। एक तो है नंबर ऑफ मोटर यूनिट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें कितने मोटर यूनिट इन्वॉल्व होते हैं फोर्स को जनरेट करने के लिए, तो वो भी उस पे भी डिपेंड करेगा मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो अगर यहाँ पर मोटर यूनिट ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर ज्यादा फोर्स जनरेट होगी। तो इस तरीके से जब ज्यादा मोटर यूनिट होंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी, तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा है इसमें साइज ऑफ द मोटर यूनिट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन से साइज के मोटर यूनिट होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथ बनती है। तो एक तो है कि मोटर यूनिट का यहाँ पर नंबर क्या है, कितने मोटर यूनिट है, या फिर कितने मोटर यूनिटों का वो साइज क्या है। तो अगर साइज यहाँ पर ज्यादा होता है, बड़ा होता है मोटर यूनिट का, तो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर जो है फोर्स जनरेट होगी। और तीसरा फैक्टर है इसमें इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स अगर फास्टर होगी, ज्यादा होगी या तेज होगी, तो ज्यादा तेज यहाँ पर जो है फोर्स जनरेट होगी। तो ये 3 चीजें हैं न्यूरल कंट्रोल के अंदर। तो न्यूरल कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मस्कुलर स्ट्रेंथ को जो इफेक्ट करता है। दूसरा इसमें मसल क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर मसल का साइज क्या रहेगा वो भी डिपेंड करता है। अगर मसल का साइज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फोर्स यहाँ पर जनरेट होगी।
तीसरा है इसमें मसल फाइबर। तो मसल फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर जिसको कि वाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, एक होता है स्लो ट्विच फाइबर जिसको रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो इनका रेशो क्या रहेगा मसल के अंदर, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा रहेंगे रेशो में, तो यहाँ पर मसल जो है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पर ज्यादा फोर्स जनरेट होगी। तो इस तरह के जो मसल रहते हैं इनको एनारोबिक कैपेसिटी वाली मसल बोलेंगे। और अगर यहाँ पर मसल के अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर कम फोर्स जनरेट होगी एज कंपेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर वाली जो मसल रहेंगी। फिर है एनर्जी सप्लाई। फोर्थ क्या है, एनर्जी सप्लाई। तो मसल को कितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी के टूटने से मिलती है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सीपी, ठीक है, इनसे यहाँ पर एनर्जी मिलती है मसल को। यह हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं एटीपी। जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी जब टूटते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है। तो एटीपी के टूटने से जो एनर्जी मिलती है, मसल को कितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी सप्लाई कितनी हो रही है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो दूसरा है कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी यहाँ पर मदद करते हैं नर्व इम्पल्स को क्रिएट करने में, ठीक है। कई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जैसे कोई गुस्सा आना या एंगर है, एग्रेशन है, मोटिवेशन है, इस तरह के फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से कई बार नर्व इम्पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नर्व इम्पल्स क्रिएट हो सकती है और जिसकी वजह से ज्यादा मोटर यूनिट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ लगती है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी थे यहाँ पर। तो 5 तरह के ये फैक्टर है जो कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ 5 तरह के फैक्टर हमने कर लिए जो कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल है, मसल क्रॉस सेक्शन, मसल फाइबर, एनर्जी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद कुछ मेथड कर लेते हैं जहां पर स्ट्रेंथ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। तो दो भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है कि बॉडी वेट का ही, अपनी ही बॉडी वेट का यूज करके हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं या एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपनी ही बॉडी का वेट जो है एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा। दूसरा है इसमें जिसमें कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल वेट का यूज करके हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अपनी ही बॉडी वेट का यूज करके कौन सी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं, जैसे कोई रॉप क्लाइंबिंग है, हिल रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपनी ही बॉडी का वेट काम करेगा और जहाँ पे ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे सीटअप्स कर सकते हैं। सीटअप्स में भी हम अपनी ही बॉडी वेट हमारा यूज कर रहा है, ग्रेविटी का भी इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो अपनी ही बॉडी का वेट का यूज करके हम सीटअप कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, बाइसाइकिल क्रंचेस कर सकते हैं, लेग रेज है, हाई नीज है, टर्निंग किक है, चिन अप्स है, फुल आर्क है, एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अपने आप से ही, अपनी ही बॉडी के साथ, अपनी बॉडी का वेट का यूज करके कर सकते हैं। और दूसरा है कि हम कोई भी दूसरे इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा वेट का यूज कर सकते हैं, डंबल का यूज कर सकते हैं या कोई स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा वेट का यूज करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी वेट ट्रेनिंग कर लिया, जैसे डंबल वेल है, बेंच प्रेस है, लेग कर्ल है, केबल पुश डाउन है, सीटेड रो, डंबल शोल्डर प्रेस एटसेट्रा, ये कर सकते हैं। और जैसा स्विमिंग मैंने बोला, तो स्विमिंग में हम वाटर के अगेंस्ट, जो वाटर का फ्लो है उसके अगेंस्ट
अगर तैरेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या इसमें भी एक्सटर्नल वेट यहाँ पर यूज हो रहा है, या ड्रैग रनिंग अगर करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सटर्नल वेट यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज करके अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये दो तरह से मेन इनको डिवाइड किया गया है, एक अपनी बॉडी का यूज करके एज अ रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या है, दूसरा कोई वेट का यूज करके। तो ये था स्ट्रेंथ। इसके बाद इंड्योरेंस की बात करते हैं, सहनशीलता जिसको बोलते हैं। किसी व्यक्ति की सहनशीलता जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल एबिलिटी भी हो सकती है इंडोरेंस। अब क्योंकि साइकोलॉजिकल इस तरीके से हो सकती है कि किसी पर्सन में कितनी मेंटल टफनेस है, या फिर कोई पर्सन की विल पावर कितनी है कि हमें ये काम करना ही है, ये काम को फिनिश करना ही है, तब तक हमें मैदान पे बने रहना है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल एबिलिटी भी हो गई और फिजियोलॉजिकल भी हो गई कि बॉडी में कितनी क्षमता है हमारे। तो इसको हम और आगे समझेंगे तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं इंडोरेंस से कि हम बिना थके हुए अब लंबे समय तक कोई काम करने की जो क्षमता रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंडोरेंस बोलेंगे। ठीक है, बिना थके हुए लंबे समय तक कोई स्पेसिफिक काम करने कि हमें अगर कोई क्षमता है तो वो इंडोरेंस हो गए, हाँ, इंडोरेंस उसको बोलेंगे। तो इंडोरेंस यहाँ पर तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक इंडोरेंस। तो बेसिक इंडोरेंस क्या हो गया हमारा, जिसमें कि जो पर्सन होता है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो लंबे समय तक काम करने की उसमें क्षमता होती है बिना थके हुए। इसको एरोबिक इंडोरेंस भी बोलते हैं। एरोबिक इंडोरेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एरोबिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है इस तरह का जो इंडोरेंस होता है। अब एरोबिक कैपेसिटी क्या हो गया, जहाँ पर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पर एरोबिक इंडोरेंस भी इसको बोलते हैं। और ये टास्क स्पेसिफिक नहीं होता है, ये यहाँ पर बेसिक इंडोरेंस में आता है। इसमें कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होगा। इसमें नॉर्मली जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ठीक है, और बिना थके हुए अगर कोई वॉक कर पा रहा है अच्छे से, या साइकिलिंग कर पा रहा है, या फिर कोई क्लाइंब कर रहा है, या कोई सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया। कई बार कोई इंसान की इंडोरेंस अच्छी नहीं होती तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही वो थक जाता है। कोई इंसान की अच्छी इंडोरेंस है अगर, तो वो सिंपली नॉर्मली क्या है, वो अच्छे से स्टेयर को चढ़ पा रहा है, या अपने रोजमर्रा के जो काम रहते हैं, घर के काम होते हैं, उसको कोई बिना थके हुए पूरा दिन कर पा रहा है। तो इस तरह की जो क्षमता उनके अंदर होती है उसको बेसिक इंडोरेंस हम बोलेंगे। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बेसिक इंडोरेंस किसको बोलेंगे, जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है अपना सिंपल नॉर्मल पेस में कर रहा है, कोई ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल पेस में कोई अगर स्विमिंग कर रहा है, नॉर्मली साइकिलिंग कर रहा हो, अब नॉर्मल स्पीड में अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या हाइकिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, एक एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, या नॉर्मली हम जब करते हैं तो उसमें बिना थके हुए अगर इस तरह की एक्टिविटी कोई कर पा रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, बेसिक इंडोरेंस हो गया। दूसरा है इसमें जनरल इंडोरेंस। तो जनरल इंडोरेंस के अंदर क्या हो गया, मूवमेंट पैटर्न आ गया, और पेस के साथ अगर कोई मूवमेंट पैटर्न है, अगर उसको बिना थके हुए कोई इंसान लंबे समय तक कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि जनरल इंडोरेंस उस व्यक्ति के अंदर होती है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें जैसे कोई अगर हम रोजमर्रा के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कोई दुकानदार है, वो अपना काम कर रहा है, दिन भर सामान बेच रहा है खड़े होकर, या किसी का खड़े होकर कोई काम है, दिन भर वो काम कर रहा है खड़े रहकर, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको दिन भर में खड़े रहना है कहीं पर, अपना ये काम वो बिना थके हुए पूरा दिन कर पा रहा है, तो वो उसकी शरीर की क्या है, सहनशीलता है, जनरल इंडोरेंस है। इसमें ओवरऑल स्टेमिना देखा जाता है वेरियस एक्टिविटी को लेकर, अलग-अलग एक्टिविटी कोई कर पा रहा है, ओवरऑल स्टेमिना उनके अंदर है। उसके बाद भी अगर ये सारा काम वो कर पा रहे हैं, कोई टीचर है वो दिन भर में उसको पढ़ाना है,
लेक्चर देने हैं, ठीक है, खड़े हो रहकर उसको सारा चीज़ें पढ़ानी है, तो ये क्या है जनरल इंडोरेंस के अंदर आ गया, उसका ओवरऑल स्टेमिना है ये। या और दूसरा अगर स्पोर्ट्स में अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कोई लंबा टेनिस का मैच खेल रहा हो और उसकी एनर्जी एक सस्टेन करके रखी है, उसने अपनी पूरे मैच में एक एनर्जी का लेवल उसने बना के रखा है, तो एक टेनिस का मैच का भी एग्जाम्पल हो सकता है। बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल का गेम अगर कोई पूरा बिना थके हुए, बिना एग्जॉस्ट हुए खेल रहा है, खेल लेता है, तो वो ओवरऑल स्टैमिना उसका हो गया, जनरल इंडोरेंस हो गई उसकी। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है जनरल इंडोरेंस के। इसके अलावा जैसे स्पेसिफिक इंडोरेंस है, स्पेसिफिक इंडोरेंस में स्पेसिफिक तरह का काम के लिए अगर सहनशीलता है, लंबे समय तक स्पेसिफिक तरह का कोई अगर काम दिया जाए या कोई भी गेम अगर बोली जाए जहाँ पर कि उस गेम को पूरा करना है, तो ये क्या है स्पेसिफिक वर्क ही हो गया कि कोई गेम है यहाँ पर, तो ये पूरा बिना थके हुए कोई लंबे समय तक कर पा रहा है उसको, एक अपना स्टेमिना मेंटेन करके रखा है, तो वो उसमें इसको क्या बोलेंगे स्पेसिफिक इंडोरेंस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे मैराथन रनर रहते हैं, वो पूरा मैराथन की रेस एक बहुत लंबी रेस रहती है, ठीक है, 42 किलोमीटर की, तो वहां पर अपना पूरा जो है वो स्पीड को, पेस को मेंटेन करके रखना, अपना सहनशीलता बनाए रखना, ठीक है, तो एक लंबे समय तक पूरी रेस को अपने आप में दौड़ना ही बड़ी बात है। अगर उसके अंदर ये किसी व्यक्ति के अंदर, किसी एथलीट के अंदर ये स्टेमिना है कि वो पूरी रेस दौड़ पा रहा है, जीतता है, तो यानी उसके अंदर स्पेसिफिक इंडोरेंस ये हो जाती है, यानी स्पेसिफिक काम को लेकर उसमें ये क्षमता रहती है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बैडमिंटन का कोई प्लेयर है, वो फास्ट मूवमेंट कर रहा है, बार बार ठीक है, रैली चला रहा है, तो पूरा मैच में वो अपना एनर्जी को मेंटेन कर रहा है, उसके अंदर ये स्टेमिना होता है। और दूसरा अगर आमतौर पर अगर एग्जाम्पल हम देखें तो स्पेसिफिक इंडोरेंस के एग्जाम्पल जैसे कोई डिलीवरी बॉय होता है, तो वो पूरा दिन अपना पैकेज है वो घर घर उसको पहुंचाने होते हैं, तो पूरा दिन में अपना यही काम करता रहेगा, तब भी वो अपना थकेगा नहीं, अपना उसको आदत हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता डेवलप हो गई है। या कोई गार्डनर है या कोई फार्मर है, खेत में अगर उसको खोदना है, एक स्पेसिफिक काम करना है, उसको खोदने का काम करना है बहुत घंटों तक, अगर उसको वही काम करना है लेकिन वो बिना थके हुए अपने उस काम को अच्छी तरह से कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्पेसिफिक इंडोरेंस बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो तो इंडोरेंस कितने तरह की होगी, 3 तरह की, बेसिक, स्पेसिफिक और जनरल। उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर है या फिर क्या चीजें हैं जो कि इंडोरेंस को निर्धारित करती है, कौन से ऐसे कारक है, फैक्टर है, तो एक है मसल फाइबर टाइप, एरोबिक कैपेसिटी, एनॉर्बिक कैपेसिटी, मूवमेंट पैटर्न और साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें जो सबसे पहले देखिए मसल फाइबर टाइप, तो अगेन वही चीज है कि अगर फास्ट ट्विच मसल फाइबर है या लो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, उनका रेशो क्या रहता है मसल के अंदर, उस पे जो है वो इंडोरेंस यहाँ पर डिपेंड करती है। तो अगर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं तो जो पर्सन होती है उसमें एरोबिक कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी, और ऐसे में क्या होगा कि इंडोरेंस एबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति में कैसी कैपेसिटी रहेगी, एनॉर्बिक कैपेसिटी रहेगी और उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्पीड ज्यादा रहेगी, इंडोरेंस थोड़ी कम रहेगी। फिर सेकंड है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी हमारी क्या होगी, ये मांसपेशियों की वो क्षमता होती है जहां पर वे लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम कर सकते हैं। तो एरोबिक कैपेसिटी पे भी इंडोरेंस जो है वो डिपेंड करती है। और दूसरा है एनॉर्बिक कैपेसिटी। तो एनॉर्बिक कैपेसिटी हमारी क्या होती है, ये मांसपेशियों की वो क्षमता होती है जहां पर कम समय के लिए बिना ऑक्सीजन के भी वो तेज काम कर सकती है।
कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के ही काम करना पड़ता है। और एरोबिक कैपेसिटी के लिए क्या है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस की रेसें होती हैं या स्विमिंग है, साइक्लिंग है, तो ये सारी हमारी किसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी अगर होगी तो वहाँ पर इस तरह की एंड्योरेंस होंगी कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक रेस कर सकते हैं। और एनारोबिक कैपेसिटी हमारी, क्योंकि इसमें क्या है कि कम समय के लिए जो है वो तेज़ काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पर काम करना होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पर जो स्प्रिंट रेसें हैं, 100 मीटर स्प्रिंट है, वेट लिफ्टिंग, हाई जंप है, जैसे तो यहाँ पर इस तरह की अब एरोबिक कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटी किस तरह की होगी किसी पर्सन के अंदर, उस पर भी उसकी एंडोरेंस डिपेंड करती है। अगर एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एंडोरेंस भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, लंबे समय तक काम कर पाएगा इंसान। और एनारोबिक कैपेसिटी अगर होंगी तो वो थोड़ा कम समय के लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा रहेगी। इसमें फिर दूसरा है मूवमेंट पैटर्न। अब किसी भी पर्सन का जो है वो अपना मूवमेंट पैटर्न होता है। मूवमेंट पैटर्न से हम ये समझ सकते हैं कि नेचुरल रूप से हमारी बॉडी की जो गतिविधियाँ होती हैं या एक्टिविटी होती हैं या मांसपेशियों में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है? तो वो हमारा क्या है, कई नेचुरल रूप से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। उसकी वजह से हम बहुत सारी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एंड्योरेंस के लिए हेल्प करता है। नेचुरल मूवमेंट में जैसे कोई चीज़ को उठाना हो गया, खींचना हो गया, बैठना, खड़े होने की जो एक्टिविटी हो गई, ठीक है? पाँव को आगे बढ़ाना, शरीर को घुमाना, चलना, दौड़ना, ये क्या है, नेचुरल पैटर्न है, नेचुरल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है उसको हम यहाँ पर ब ब उससे बच सकते हैं। तो एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, एंड्योरेंस को बनाए रखना है। उसके बाद 5th है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एंड्योरेंस में काफ़ी हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर पे भी एंड्योरेंस डिपेंड करती है, क्योंकि कोई पर्सन की मेंटल टफनेस कैसी है या पेन को टॉलरेट कर पाता है, लंबे समय तक वो उस पेन को सहन कर पाता है, अपनी सहनशीलता को बनाए रखता है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है, उसकी विल पावर पे भी डिपेंड करता है कि एंड्योरेंस कैसी रहेगी किसी इंसान की। वो आगे बढ़ना चाहता है या कोई रेस है, उसको वो बहुत थक चुका है, लेकिन अपने आप से कहता है कि नहीं, उसे वो रेस कंप्लीट करनी है, किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसको उस रेस में बनाए रखता है। तो ये 5 फैक्टर है जो कि निर्धारित करते हैं एंड्योरेंस को। इसके बाद कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड्योरेंस को? तो कई वेरियस मेथड होते हैं जहाँ पर कि हम एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कंटीन्यूअस मेथड है, स्लो पेस है, फास्ट पेस, चेंजिंग पेस, फार्टलिक मेथड, इंटरवल मेथड, रेपिटेशन मेथड या कॉम्पिटिशन मेथड। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले कंटीन्यूअस मेथड। कंटीन्यूअस मेथड में क्या होता है? द मेथड इन विच वी गो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी विदाउट एनी रेस्ट और ब्रेक इन बिटवीन। दिस मेथड कैन बी प्रैक्टिस इन वेरियस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस मेथड में हम लंबे समय के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं बिना कोई रेस्ट किए या बिना कोई ब्रेक लिए। तो इसमें जैसे स्लो पेस के साथ कर सकते हैं। दिस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी इन विच इन पेस इज स्लो एंड हेल्प इन डेवलपिंग द एरोबिक कैपेसिटी of an athlete. This method has a great effect on muscle. अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पेस को स्लो रख सकते हैं। अब जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रेस करनी है, मैराथन रेस दौड़नी है, तो वहाँ पर अगर हम शुरू में ही बहुत फास्ट दौड़ने लग जाए, अपना जो दौड़ने की स्पीड है वो फास्ट रखते हैं, तो थोड़ी ही दूरी पर जाकर हम क्या करेंगे, थक जाएंगे। इसीलिए एक पेस बना के रखना, एक स्लो पेस बना के रखना, ताकि हमारी जो एरोबिक कैपेसिटी है
हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहे और हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो क्रिएट होती रहे धीरे-धीरे। तो हम थोड़ा अपना स्लो पेस में चलते रहेंगे। इस तरीके से हम फिर उस रेस को एंड तक कंप्लीट कर पाएँगे। तो ये भी एक मेथड हो सकता है कंटीन्यूअस। हम एक स्लो पेस बना के रखें और फिर उस रेस को पूरा कंप्लीट कर लें। फिर दूसरा है विद फास्ट पेस। तो यहाँ पर अगर थोड़ा-सा स्पीड को और बढ़ाया जाए या फिर थोड़ा और ज़्यादा फास्ट अगर दौड़ा जाए, पेस को थोड़ा और फास्ट बनाया जाए, तो इस तरीके का जो मेथड रहता है वहाँ पर क्या होता है कि जो एनॉर्बिक कैपेसिटी है वो बढ़ती है किसी पर्सन की। अब स्लो पेस में अगर कोई प्रैक्टिस करेगा या स्लो पेस में अगर लंबी दूरी तक दौड़ेगा तो उसकी एंड्योरेंस तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी एरोबिक कैपेसिटी यहाँ पर अच्छी बन रही है, वो डेवलप हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ा और फ़ास्ट दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा पेस को बढ़ाकर लंबे समय तक दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं धीरे-धीरे, तो हमारी एनॉर्बिक कैपेसिटी इससे इम्प्रूव होती है। तो ये डिपेंड करता है किसी पर्सन की फिटनेस का क्या लेवल है। उसके बाद है विद चेंजिंग पेस। तो इस तरीके का जो मेथड रहता है, तो यहाँ पर पेस को थोड़ा चेंज किया जाता है। कभी फ़ास्ट होगा, कभी स्लो होगा, कभी और जैसे फ़ास्ट स्लो इस तरीके से जो पेस रहेगा, स्पीड रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। तो इसकी वजह से एरोबिक और एनॉर्बिक दोनों ही तरह की कैपेसिटी जो है, वो इम्प्रूव हो सकती है एथलीट की, ठीक है? ओवरऑल एंड्योरेंस भी इससे इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा है फार्टलेग मेथड। फार्टलेग मेथड को स्पीड प्ले भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पेस जो है वो चेंज होता है। ये कोई प्लान्ड नहीं होता है। या यहाँ पर जो प्रैक्टिस की जाती है वो ऐसी ऊबड़-खाबड़ रास्ते पे किया जाता है या ऐसी कोई जगह पे किया जाता है जहाँ पर नेचुरली ही जो है वो पेस जो है चेंज हो जाए, ठीक है? इससे एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह के जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर डेवलप होती है। और इस तरह का जो मेथड है वो मैच्योर एथलीट के लिए इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पर वो खुद ही डिसाइड करता है कहाँ पर उसको अपना स्पीड कम करनी है, कहाँ पर ज़्यादा करनी है। ठीक है? तो इस तरीके से फार्टलेग मेथड होता है, इसको स्पीड प्ले भी बोला जाता है। फिर सेकंड है इसमें इंटरवल मेथड। तो कंटीन्यूअस मेथड में क्या होता था हमारा कि इसमें बिना किसी ब्रेक के कंटीन्यूअसली यहाँ पर क्या किया जाता है, लगातार एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है? कोई रेस्ट इसमें नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो पेस रहेगा वो भी कंटिन्यू रहेगा, स्टेडी रहेगा और इसमें एरोबिक एंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव होंगी, लंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख सकते हैं, जैसे जॉगिंग है, साइक्लिंग है, वो ठीक है कंटिन्यूअसली 30 से 60 मिनट तक कंटिन्यूअसली जॉगिंग की जाएगी या स्विमिंग किया कर सकते हैं, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, ठीक है कंटिन्यूअस इस तरीके की हम इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो बढ़ती है, एरोबिक फिटनेस बढ़ती है, बेसिक एरोबिक फिटनेस वो डेवलप होती है। फिर इंटरवल जो मेथड रहता है इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ एक ब्रेक यहाँ पर दिया जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाएगा। जो भी एक्सरसाइज़ यहाँ पर की जा रही है, जो भी एक्टिविटी की जाएगी, वो हाई इंटेंसिटी एफर्ट के साथ यहाँ पर किया जाएगा। सब मैक्सिमम इंटेंसिटी इसमें रहेगी। और जो ब्रेक रहेगा फिर इसमें कम ब्रेक रहेगा और जो रिकवरी टाइम रहेगा वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है? तो हम इज़िली बोल सकते हैं कि जो हाई इंटेंसिटी एफर्ट पहले लगाया जाएगा और उसके बाद जो है वो कम समय के लिए रिकवरी टाइम या रेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो मेथड होता है, इसकी वजह से भी एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ती है, इस इम्प्रूव होती है और इसमें जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करके यहाँ पर ट्रेनिंग का जो लोड है, कितना ट्रेनिंग का लोड दिया जाना है, कितनी ट्रेनिंग करवाई जानी है, वो कब कैसे डिसाइड होगा? हार्ट रेट को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा, हार्ट हार्ट रेट कैसी रहेगी, तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग लोड यहाँ पर दिया जाएगा और कौन-सी तरह की एक्सरसाइज़ है या फिर एक्सरसाइज़ के बीच में इंटरवल कब देना है, ब्रेक कब देना है, कितना देना है, वो भी यहाँ पर हार्ट रेट को मॉनिटर करके किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख सकते हैं, जैसे 400 मीटर की कोई रनिंग पहले करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, 400 मीटर की जो रनिंग करवाई जाएगी वो हाई स्पीड में करवाई जाएगी। उसके बाद 2 मिनट का यहाँ पर ब्रेक दिया जाएगा, और इसी चीज को हम 4-5 बार फिर रिपीट कर सकते हैं। पहले 400 मीटर की हाई स्पीड में रनिंग करा ली, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर हाई स्पीड की रनिंग, फिर 2 मिनट का ब्रेक। तो इस तरह से 4-5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। या फिर इसमें और भी चीजें जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग वगैरह करा सकते हैं। 30 सेकंड की इसमें स्प्रिंटिंग करवा सकते हैं, फिर 60 सेकंड का इसमें जो है छोटी हल्की सी जॉगिंग कर सकते हैं। इसको 9-10 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इसमें ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। तो ये जो इंटरवल मेथड इसमें हो गया कि पहले हाई स्पीड में क्या कराई जाए, कोई रनिंग कराई जाए, और फिर उसमें जो 2 मिनट का कम समय का ब्रेक दिया जाएगा, इनकम्प्लीट रिकवरी इसमें होगी। फिर है रेपिटेशन मेथड। रेपिटेशन मेथड के अंदर क्या रहेगा हमारा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर पहले कोई एक्टिविटी कराई जाएगी, और फिर इसमें जो ब्रेक दिया जाएगा वो भी पूरा ब्रेक दिया जाएगा। कंप्लीट रिकवरी इसमें करवाई जाएगी। और जो इसमें डिस्टेंस है वो नीड के हिसाब से, क्या जरूरत रहेगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, और इससे भी क्या है, एरोबिक कैपेसिटी जो है इम्प्रूव होती है। इसमें एरोबिक कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, स्पीड इंडोरेंस भी इसमें इम्प्रूव होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कोई 100 मीटर की जो है मैक्सिमम स्पीड में रनिंग पहले कराई जाए। 100 मीटर की जो स्प्रिंट रेस होती है उसमें पहले फुल स्पीड में उसको करवाया जाए। फिर 3 से 4 या 5 मिनट का इसमें जो है वो रेस्ट दिया जाए, ठीक है, ब्रेक दिया जाए। 100 मीटर की स्पीड में रनिंग कराई जाए, फिर 3 से या 5 मिनट का इसमें ब्रेक दिया जाए। इसी चीज को हम 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। पहले 100 मीटर की रेस करा ली स्पीड में, और उसके बाद 4-5 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर से करा ली 4-5 बार। ये चीज को रिपीट कर सकते हैं। या फिर कोई हाई जंप की एक्टिविटी कर सकते हैं, या लॉन्ग जंप की एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके बाद फुल रिकवरी टाइम इसको दे सकते हैं। थ्रोइंग इवेंट कर सकते हैं, थ्रो जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट करा सकते हैं। मल्टीपल टाइम इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, और इनके हर एक अटेम्प्ट के बीच में यहाँ पर रेस्ट दे सकते हैं 4-5 मिनट का। तो इसकी वजह से एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इंडोरेंस जो है वो बढ़ती है, स्पीड इंडोरेंस बढ़ती है, ठीक है। ये सारी चीजें इससे इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट होती है इंडोरेंस की। एरोबिक एनोरबिक कैपेसिटी बढ़ती है। फिर है कंपटीशन मेथड। तो कंपटीशन मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें कई सारी टेक्निक सीखने को मिलती है। अगर रियल कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करता है, वहाँ से ही सीखने को मिलता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सीखने को तो मिलेगा, टेक्निक सीखने को मिलेगी, कई तरह की स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, और हमें हमारे अंदर जो इंडोरेंस है वो इम्प्रूव होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत सारी चीजें वो भी इम्प्रूव होगी। तो यानी रियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके भी अपनी इंडोरेंस को बढ़ाया जा सकता है, या कोई सिमुलेटेड कंपटीशन है वो किया जा सकता है, जिसकी वजह से मेंटल और फिजिकल इंडोरेंस बढ़ती है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैराथन की रेस हो रही है, तो मैराथन की रेस का जो एक्चुअल इवेंट है उससे पहले भी उस पर प्रैक्टिस की जा सकती है। पूरा हम मैराथन की रेस को दौड़ सकते हैं, या मैराथन की रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके भी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में जब जाओगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर हम थोड़ा-सा देखते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं इंडोरेंस ट्रेनिंग के डिफरेंट सिस्टम के ऊपर। जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? इसमें देखिए हार्ट साइज़ और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो ब्लड वॉल्यूम है और फिर जो हीमोग्लोबिन है वो भी स्लाइटली जो है बढ़ जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, VO2
मैक्स बढ़ता है, ऑक्सीजन इंटरेक्शन बढ़ता है सेल के साथ, लंग वॉल्यूम बढ़ता है। और क्या चीजें घटती है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो यहाँ डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सब मैक्सिमल एक्सरसाइज हार्ट रेट कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी कम हो जाता है। फिर सेकंड है मस्कुलर सिस्टम में क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या फायदे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है और साइज है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। मायोग्लोबिन का स्टोरेज बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बढ़ जाता है। और डिक्रीज क्या हो जाता है, चांस ऑफ इंजरी के यहाँ पर कम हो जाते हैं। चोटें जो है वो कम लगने के यहाँ पर चांस हो जाते हैं। फिर अदर जो सिस्टम है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है कि स्ट्रेंथ है, जो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। हीट एक्यूमुलेशन बढ़ता है। फिर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर, वो यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके अलावा कम क्या होता है, बॉडी वेट कम होता है। अगर कोई ओवर वेट है तो उसका बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी का फैट कम हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वो भी कम हो जाता है। ये कुछ फायदे हैं सिस्टम के, डिफरेंट जो बॉडी के सिस्टम है उनके ऊपर इंडोरेंस ट्रेनिंग का। फिर आगे हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन क्या होता है, तो ये मसल हमारी कितना जो है वो खींच सकती है या कितना ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यही बोल सकते हैं कि जितना हमारी मसल है वो उसकी कैपेसिटी है खींचने की हमारे जॉइंट की, ठीक है, तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव his body part to its maximum range around the related joint. It is measured in degree, radian and centimeter. तो कितना हम अपने बॉडी पार्ट को मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि कोई पर्सन है, अपने हाथों से अपने पाँव को झुककर बिना घुटने मोड़े जमीन को वो टच कर सकता है, और कोई पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है। यानी किसी पर्सन की फ्लेक्सिबिलिटी जो ऐसा कर सकता है तो काफी अच्छी है कि वो जमीन को बिना घुटने मोड़े झुक के वो छू सकता है। कुछ पर्सन ऐसा नहीं कर सकते, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एज कंपैरिजन कम होती है। तो हम अपनी बॉडी को मैक्सिमम रेंज तक कितना मोड़ सकते हैं, तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। ये दो तरह की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जैसे हमारी जो मूवमेंट होती है ये एक्सटर्नल हेल्प की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। यानी बाहर से अगर कोई हेल्प करेगा या कोई पार्टनर है अपना, जैसे भी हम अपनी बॉडी को मोड़ना चाहते हैं उसमें अगर कोई पार्टनर है वो हेल्प कर रहा है, या कोई दूसरा इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, या स्ट्रेचिंग के बैंड आते हैं, या उसके लिए उसकी मदद से हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, या कोई दूसरा पर्सन है या कोच है, इंस्ट्रक्टर है, उनकी मदद से अगर हम बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट की जहाँ पर जरूरत पड़ती है वो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम अपने आप से ही अगर अपने बॉडी पार्ट को एक रेंज तक लेकर जा पा रहे हैं या मोड़ पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये इंटरनल हेल्प, यहाँ पर एक्सटर्नल हेल्प की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप से ही अपने बॉडी पार्ट को कोई अगर मोड़ पाता है या स्ट्रेच कर पाता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आगे भी दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे स्टैटिक होती है, व्हेन द इंडिविजुअल इज एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट अराउंड हिज जॉइंट इन सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर यहाँ पर सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कोई यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है पर्सन, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे। और डायनामिक क्या बोलेंगे, कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट को अगर कर रहा है,
ठीक है। अगर मूविंग यहाँ पर कर रहा है या चलते हुए कोई कर रहा है या मूविंग पोजीशन में कर रहा है तो उसको डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। या खड़े होकर या बैठ के अगर स्ट्रेच कर रहा है अपने बॉडी पार्ट को वो है स्टैटिक। और कोई चलते हुए या मूवमेंट की स्थिति में कोई कर रहा है तो उसको बोलेंगे डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के ही दो पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी पहले तो दो पार्ट में है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव। और फिर एक्टिव के दो पार्ट है, स्टैटिक और डायनामिक। इसके बाद हम करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर है जो निर्धारित करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें एक तो हमारा है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट का क्या स्ट्रक्चर है, तो जॉइंट भी बहुत तरह के हमारे होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है या हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, सैडल जॉइंट होता है, और भी बहुत तरह के जो जॉइंट होते हैं। तो किस तरह का जॉइंट होता है, क्या उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उस आधार पर भी फ्लेक्सिबिलिटी निर्धारित होती है। अगर मान लीजिए बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो रेंज ऑफ मोशन है एज कंपेयर टू अदर टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो ज्यादा रहती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर के जॉइंट रहते हैं और हमारे हिप के जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होता है एज कंपेयर टू अदर जॉइंट। फिर सेकंड है लिगामेंट एंड मसल स्ट्रेचेबिलिटी। अब लिगामेंट और मसल के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है इस चीज पे भी डिपेंड करती है ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि देखिए लिगामेंट क्या होते हैं, जहां पर दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो लिगामेंट जो है वो अच्छे से दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। और लिगामेंट की कितनी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है, जोड़ों के पास कितना लिगामेंट खींच सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, तो इस चीज पे यहाँ पर डिपेंड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जोड़ों से तभी हम मोड़ पाएंगे अगर लिगामेंट के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी। अदरवाइज लिगामेंट अगर टूट जाते हैं तो यहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। तो लिगामेंट की स्ट्रेचेबिलिटी भी मैटर करती है। इसके अलावा जो मसल की स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी यहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मसल के अंदर कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है। तो लिगामेंट और मसल की स्ट्रेचेबिलिटी हो गया। थर्ड इसमें है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल अराउंड द जॉइंट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमिन अ फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड द जॉइंट। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, जैसे एक मसल है उसके एक होती है प्राइमरी फंक्शन जो करती है और एक होती है उसके अपोजिट जो दूसरा मसल रहती है। तो ये दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है इस पे भी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। तो ठीक है, एगोनिस्ट यानी प्राइमरी जो फंक्शन करने के लिए यूज होती है कोई मसल, तो और एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट जो रहती है। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मैंने मसल के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी मसल एनाटॉमी के अंदर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है मसल से रिलेटेड। लिगामेंट भी वहां पर मिल जाएगा आपको, कितना तरह के होते हैं एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट और क्या इनकी काम होते हैं। फिर उसके बाद है फोर, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। तो मसल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है, वहां पर भी स्ट्रेचेबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो निर्धारित होती है। क्योंकि अगर मसल में शक्ति ही नहीं होगी तो आप अगर थोड़ा सा भी मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो मसल यहाँ पर खिंच जाएगी, उसमें पेन हो जाएगा, ठीक है। तो मसल अगर वीक हो जाती है तो ये मूव नहीं कर पाएगी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक। तो स्ट्रेंथ मसल में अगर कितनी अच्छी है वो भी डिपेंड करता है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपने अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम कई सारे मेथड है, जैसे बॉलिस्टिक मेथड है, व्हेन द फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आर डन विद रिदमिक मूवमेंट, ठीक है। तो कोई एक्सरसाइज जो भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं एक रिदमिक मूवमेंट में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉलिस्टिक मेथड इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिम्नास्टिक मूवमेंट आपने देखे होंगे, कैसे एक जिम्नास्ट अपनी बॉडी को पूरा मोड़ पाता है, उसमें एक रिदम में एक्टिविटी चलती है। तो दूसरा जैसे इसमें हम ये बोल सकते हैं, जैसे कोई
रैपिड मूवमेंट इसमें होती है, या बाउंसिंग का या जर्की मूवमेंट अगर जहाँ पर होती है, इस तरीके से अगर कहीं एक्सरसाइज हो रही है तो उसकी वजह से भी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। रिदमिक हो सकती है, रैपिड, बाउंसिंग, जर्की मूवमेंट इसमें होती है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोल सकते हैं, जैसे कोई हाई बार लगाई हो और उसके लिए हम कोई जंप कर रहे हैं, बार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो या फिर कोई अपने टो को यहाँ पर टच कर स्ट्रेच होकर टच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रैपिड मूवमेंट में, एक रिदम में पाँव को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज इसमें आती है, जिसकी वजह से हम फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिम्नास्टिक की जितनी भी मूवमेंट आती है वो सारी भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी इम्प्रूव होती है फ्लेक्सिबिलिटी। यह है बॉलिस्टिक मेथड। फिर सेकंड आता है स्ट्रेच एंड होल्ड। स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड भी काफी इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि पहले तो किसी मूवमेंट को किया जाएगा, यानी अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को यहाँ पर स्ट्रेच किया जाता है, जहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। तो उसको यहाँ पर स्लोली स्लोली पहले तो स्ट्रेच करना है, और उसके बाद उसी पोजीशन में रुक जाना है कुछ सेकंड के लिए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करनी है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, और फिर वापस हम उसी वापस स्थिति में आ जाएंगे, और फिर से अगेन धीरे धीरे से हम स्ट्रेच करेंगे, जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, और फिर से रुक जाना है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए हम फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, और इसको अकेले भी किया जा सकता है और किसी की हेल्प से भी किया जा सकता है, या कोई दूसरा पर्सन हमारे लिए उस बॉडी पार्ट को होल्ड कर सकता है उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकने के लिए, या फिर अपने आप से अगर होता है तो अपने आप भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर थर्ड है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और फिर इसमें रिलैक्स किया जाता है, और फिर आगे स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, पहले आइसोमेट्रिकली स्ट्रेच किया जाएगा 8-10 सेकंड के लिए, और वापस फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, रिलैक्स किया जाता है, और फिर आगे स्ट्रेच किया जाता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल लगता है वो है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो पीएनएफ इसको ये नाम से भी बोला जाता है। इसके लिए जो है वो सुपरविजन की, जो ट्रेन्ड पर्सन है उसकी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एडवांस मेथड होता है प्रैक्टिस का। तो ये कुछ तरीके हैं 2-3, इनकी वजह से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम करेंगे बॉडी कॉम्पोजिशन। तो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिंपली अगर मैं बोलूं कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फैट है, ठीक है, कितना फैट है, और कितना इसमें मसल है, कितना बोन है, और कितना वाटर है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर इन सब का क्या कॉम्पोजिशन है, ये हमारी ओवरऑल फिटनेस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो बॉडी कंपोजिशन में सिंपली याद रखना है कितना इसमें फैट है, कितना बोन है, कितना मसल है, कितना वाटर है, इन सब का क्या कंपोजिशन है ओवरऑल बॉडी के अंदर। तो ये चीजें इसमें देखी जाएगी। तो इसको मेजर करने के 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या किया जाएगा कि अंडर वाटर वेट या फिर हाइड्रोस्टैटिक वेट देखा जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो है स्किन फोल्ड कैपिलर के मदद से यहाँ बॉडी कंपोजिशन को देखा जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें नहीं दिया गया है टॉपिक आपका, तो इतना ही हम करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी कंपोजिशन की। तो इसकी वजह से जो हेल्थ है उसको बेटर इंडिकेट किया जा सकता है, बॉडी के अंदर क्या चीजें हमारी सही तरीके से हैं, सभी चीजें की नहीं है। तो एथलीट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हार्ट के रिस्क वगैरह है, बीमारियों के रिस्क कम होते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा बनता है, और फिजिकल अपीयरेंस वगैरह भी इसमें अच्छी दिखती है। तो हमारा टोटल जो भी कंपोजिशन है वो सही तरीके का होना चाहिए, यानी कि जो फैट है या वाटर है, बॉडी के अंदर मसल है, वो सारा चीजें देखा जाता है इसमें।
इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक रह जाता है कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस। तो कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट, lungs and blood vessel to supply sufficient amount of oxygen and nutrients to the cell to meet the demand of the activity, characterized by moderate contraction of large muscle group over prolonged period of time. 12-minute run and walk test can be used to evaluate cardiovascular endurance. तो कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस सिंपल है। क्या चीजें होती है कि ये हमारी हार्ट की, लंग्स की और ब्लड वेसल की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो या न्यूट्रिएंट है वो उसकी सप्लाई जो है सफिशिएंट तरीके से सेल तक पहुंच जाए। तो इसको हम कैसे वो कर सकते, डेवलप कर सकते हैं? जैसे 12 मिनट रन है, वॉक टेस्ट है, ये इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस का यूज यहाँ को बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे का चैप्टर हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, क्या क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।